हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? हमारा जो चैप्टर चल रहा है यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWHN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उसका जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आफ्टर द डिसऑर्डर ऑफ जो हमारे 5 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स थे उनको पढ़ने के बाद आज हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है वो रहता है डिसेबिलिटी एटिकेट्स, यानी कि जो पर्सन डिसेबल है उसके साथ हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए, एटिकेट्स जो है वो कैसे होने चाहिए, हमें किस तरीके से उनसे बात करनी चाहिए, क्या हमारा बिहेव होना चाहिए, ऑल द थिंग्स आर कि किस तरह से हम उनको ट्रीट करेंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर लेता हूँ कि जनरल जो डिसेबिलिटी एटिकेट्स हैं वो क्या क्या हैं कि ऑलवेज पुट द पर्सन सेम पर्सन विद डिसेबिलिटी रेदर देन डिसेबल पर्सन, ऑलवेज अवॉइड द आउटडेटेड वर्ड्स लाइक, यानी कि जो भी डिसेबल पर्सन है उन लोगों को कभी भी ऐसे नामों से नहीं बुलाएंगे कि ओए ब्लाइंड, ओए हैंडीकैप्ड या दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स उनके सामने यूज़ नहीं करेंगे। हम उनके नेम से उनको बुलाएंगे हमेशा, ताकि उन लोगों को अच्छा फील हो। सेकंड थिंग कि अगर वो पर्सन व्हील चेयर पे है तो विदाउट परमिशन हम उसकी व्हील चेयर को टच नहीं करेंगे, क्योंकि वो उस व्हील चेयर जो है उसकी एक लाइफ का एक पार्ट है, वो एक बॉडी का उसका एक पार्ट होता है। उनको एक अनोइंग फील होता है इस टाइम, अगर हम उनकी जानबूझ के हेल्प करते हैं तो उनको हेल्पलेस लगता है कि ऐसे कि हम बहुत ज़्यादा हेल्पलेस पर्सन है, हमें हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा कुछ उनको फील नहीं होने देना है। देन इफ़ वी आर, अगर वो पर्सन व्हील चेयर के ऊपर बैठा है तो जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो हमें उनसे आई लेवल के ऊपर आके हमें उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, बात करनी चाहिए, हमें ऊपर खड़े होकर और उनको ऊपर नहीं देखना पड़े, ऐसा लेवल नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्सन सुन नहीं पाता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसके सामने जाना चाहिए, उसको हैंड्स वेव करना चाहिए, प्लस अपने साइन से उसको क्लियरली बात समझानी चाहिए कि हम कहना क्या चाहते हैं, और बहुत धीरे और पोलाइटली बोलना चाहिए। अगर किसी पर्सन को बोलने में प्रॉब्लम है, वो हिचकिचाता है, तो हमें वेट करना चाहिए जब तक कि उसकी बात जो है वो अपनी बात को फिनिश नहीं कर लेता है, तब तक हमें उस चीज़ का हमें वेट करना चाहिए। उसके अलावा हम बात करते हैं, अगर कोई पर्सन ब्लाइंड है तो हमें सबसे पहले उसके शोल्डर को शेक करना चाहिए, आफ्टर दैट उसको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, देन आफ्टर दैट हु विद यू, देन उसके बारे में बताना चाहिए। उसके बाद हमें उसके बाद सारी आगे डिस्कशन करनी चाहिए कि आपके साथ कौन है, किसके बारे में क्या है, ये सारी चीज़ें, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटिकेट्स होते हैं हमारे अंदर, जिन चीज़ों का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक बार मैं सारी थ्योरी जो आप मैं एक बार रीड करके बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि ऑलवेज पुट द पर्सन, that is say person with disability rather than disabled person, always avoid the outdated words, जो मैंने अभी ये बात की थी, like handicapped, retarded, physical challenge and differently abled. For example, refer to person who are blind rather than blind person, यानी अगर कोई पर्सन ब्लाइंड है तो उसको हम अंधा कह के नहीं बुला सकते, हमें उसके नेम से बुलाना चाहिए ताकि उस पर्सन को एक अपने जैसा अपनापन फील हो उसको। सेकंड वन, इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन टू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी इट इज़ अप्रोप्रिएट टू शेक हैंड, और हमेशा अगर कोई सामने वाला पर्सन अगर डिसेबिलिटी के साथ है तो हमें उसको शेक, पहले हमें उसको हाथ मिलाने के लिए हमें पहले उसको बोलना चाहिए, हमें पहले उसको हैंड अपना ऑफर करना चाहिए, ताकि उसको फील नहीं हो कि मैं हैंडीकैप हूँ तो ये पर्सन मुझसे हाथ भी मिलाना नहीं चाहता है, हमें पहले उसके साथ हैंड शेक करना चाहिए। देन आफ्टर दैट व्हेन यू मीट ए पर्सन विद अ विजुअल इम्पेयरमेंट ऑलवेज आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद द अदर्स हु मे बी विद यू, जो हमने बात की थी कि अगर कोई पर्सन ब्लाइंड है तो सबसे पहले हमें खुद का इंट्रोडक्शन देना, देन आफ्टर दैट कि हमारे साथ कौन है उसके बारे में हमें बताना चाहिए। देन लर्निंग leaning or hanging on a person wheelchair should always be avoided because such as act is generally considered annoying. In fact, their chair is a part of a person body space of the person who uses it. और उस चेयर से या उस पर्सन से हमें थोड़ा सा स्पेस बना के रखना चाहिए, क्योंकि उसके एक बॉडी का एक पार्ट है और हमें उसको annoying फील नहीं करवाना चाहिए। देन आफ्टर दैट ऑलवेज लिसन केयरफुली एज वेल एज अटेंटिवली व्हेन यू आर हैविंग कन्वर्सेशन, हमें बहुत ज़्यादा उन लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए जब हम उन लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी उन लोगों को देनी चाहिए। देन विद ए पर्सन हु हैज़ डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, जो पर्सन बोलने में स्पीकिंग के अंदर जिनको ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है, देन हैव पेशेंस एंड वेट फॉर द, अपना पेशेंट बढ़ा के रखना चाहिए और वेट करना चाहिए पर्सन टू फिनिश रेदर देन कॉन्ट्रैक्टिंग और स्पीकिंग फॉर दैट पर्सन, कि वो कहना क्या चाहता है और अपनी बात को वो फिनिश करे, तब तक हमें वेट करना चाहिए। जनरली आस्क शॉर्ट क्वेश्चंस दैट रिक्वायर्ड शॉर्ट आंसर्स, अगर आपको ज़्यादा उसके साथ डिस्कशन करनी है तो हमें बहुत छोटे क्वेश्चन के साथ बहुत छोटे आंसर की नीड होनी चाहिए। इतनी सी बातें हमें करनी चाहिए। अगर किसी को बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो हमें बहुत ज़्यादा उसके साथ लंबी चौड़ी या डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन हमें उसके साथ नहीं करनी चाहिए। देन व्हेन टॉकिंग विद अ पर्सन हु एन ऑन अ व्हील चेयर और अ पर्सन हु यूज crutches, keep yourself at eye level and the front of the person
फैसिलिटेट द टॉक, हमेशा मैं जैसे आपको बताया था कि हमेशा हमें आई लेवल के ऊपर जाके पर्सन से बात करनी चाहिए। द नेक्स्ट, टू गेट द अटेंशन ऑफ ए पर्सन हु इज डेफ और हैविंग हियरिंग इम्पेयरमेंट, टैप द पर्सन ऑन द शोल्डर, वेव योर हैंड, यू शुड लुक डायरेक्टली एट द पर्सन एंड स्पीक क्लियरली। अगर किसी पर्सन को डेफ की प्रॉब्लम है, सुनता नहीं है, तो हमें उसके शोल्डर को वेव करना चाहिए, उसके हैंडशेक करना चाहिए उसके सामने खड़ा के, और बहुत धीरे धीरे अपनी बात उसके सामने रखनी चाहिए ताकि वो अपनी लिपसिंग को पढ़ सके और हमारी कन्वर्सेशन को समझ सके कि हम क्या कहना चाहते हैं और हमें वो रिप्लाई कर सके। देन आफ्टर दैट, इफ़ यू नीड टू लीव a person who is blind, inform him that you have leaving and ask him to need anything before you leave. अगर किसी पर्सन को कहीं छोड़ना है तो उससे पहले पूछ लेना चाहिए कि अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, और उसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ की नीड हो तो आप मुझे बता सकते हैं। किसी को जैसे रोड क्रॉस भी करवाना हो या किसी भी तरह से कोई हेल्प करनी हो, लेकिन करने से पहले हमें उस पर्सन को पूछ लेना चाहिए। ऑलवेज अवॉइड आस्किंग पर्सनल क्वेश्चन टू एन इंडिविजुअल हु इज डिफरेंटली एबल्ड। हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस हमें कभी भी उन लोगों से नहीं करने हैं। देन ऑलवेज गिव एडिशनल टाइम टू ए पर्सन विद एनी डिसेबिलिटी टू डू और से समथिंग। ऑलवेज हैव कन्वर्सेशन टू ए नॉर्मल टोन ऑफ वॉइस, डोंट टॉक इन हाई पिच टू सच इंडिविजुअल्स। और हमें बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली उन लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए, बहुत पोलाइटली उन लोगों के साथ बात करनी चाहिए, बहुत हाई टेम्पर के साथ हमें उन लोगों से जो बातें नहीं करनी चाहिए। डोंट प्रिटेंड टू अंडरस्टैंड, यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन डूइंग सो। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। कि अगर हम एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, एडवांटेज सेकेंड वन हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ physical activities, advantages of physical activities accessible for the advantage of physical activities for children with activities for children with स्पेशल नीड। यानी कि जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है उनका क्या बेनिफिट होता है स्पेशल नीड वाले बच्चों को, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन लोगों को किस तरह की नीड होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि फिज़िकल इम्पेयरमेंट, फिज़िकल इम्प्रूवमेंट। फर्स्ट पॉइंट ही हमारा क्या है, फिज़िकल इम्प्रूवमेंट। इट मीन्स यानी कि फिज़िकल एक्टिविटी के अंदर कोई पर्सन अगर पार्टिसिपेट करता है, फिज़िकल इम्प्रूवमेंट, किसी भी एक्टिविटी के अंदर अगर कोई पर्सन पार्टिसिपेट करता है फिजिकली, तो जनरल सी बात है कि हमारा फिजिकल जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी पोजीशंस है, हमारा बॉडी का शेप है, हमारी मस्कुलर पावर है, ये सारी चीज़ें हमारी इंप्रूव हो जाएगी। अगर कोई फिजिकली डिसेबल पर्सन है, उसको अगर हम रेगुलर किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करवाएंगे तो आफ्टर दैट टाइम, कुछ ही दिनों बाद, आफ्टर सम टाइम, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, फिजिकली थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे और वो एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने लायक हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ का जो फायदा वो किसमें होगा, सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होगा फिजिकल इम्प्रूवमेंट। देन आफ्टर दैट सेकेंड वन आपका जो है वो है मेंटल इम्प्रूवमेंट। मेंटल इम्प्रूवमेंट कैसे देखें, कोई भी पर्सन है, जैसे वो अगर कोई डिसेबल है तो फैमिली के 95% लोग जो है उससे जनरली बहुत कम बात करते हैं, रेयर बात करते हैं कि ये सारा दिन बैठे रहते हैं, इसकी ये काम है, हमें इसकी तो बस थोड़ी बहुत केयर करनी है, हमारा घर का मेंबर है, इस तरह से। और जो बाहर के आउटसाइडर्स होते हैं वो उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। वहीं अगर वो पर्सन जो फिजिकली डिसेबल है वो अगर किसी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, बाहर निकलेगा, थोड़ा सोशल होगा, तो उसका क्या होगा, मेंटल जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा, मेंटली वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा। रीज़न क्या होगा कि उसको लगेगा कि सारे ह्यूमन बींग्स जो है उसके साथ बहुत सिमिलरली बिहेव कर रहे हैं, बहुत नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह ही वो सब लोगों के बीच में सर्वाइव कर रहा है। तो उसको क्या है कि थोड़ा सा ये सब चीज़ें जो है उसको थोड़ा डिफरेंट और थोड़ी अलग नहीं लगेगी कि मैं ज़्यादा बहुत कुछ अलग हूँ इन लोगों से, या मेरा जो बिहेवियर या मेरा एटीट्यूड या मेरी बॉडी का पार्ट या मेरा पूरा बॉडी का पोस्चर या सब चीज़ें जो है थोड़ी अलग है, यानी कि उसका मेंटलिटी जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो जब अपन बात करते हैं थर्ड वन की, वो आपकी है सेल्फ स्टीम और सेल्फ
इमेज। अगर कोई पर्सन फिजिकली बहुत अच्छा है, यानी कि अगर वो डिसेबल है और फिजिकली बहुत फिट और एक्टिव है, अच्छा है, तो वो पर्सन क्या करेगा, अपनी सेल्फ इमेज बनाएगा, एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, मेंटली वो बहुत प्रिपेयर हो गया, अच्छा हो गया है, उसका सोशल इंटरेक्शन जो है वो बहुत बढ़िया हो गया है, प्लस फिजिकली भी वो बढ़िया मस्कुलर हो गया है और सारी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करता है, हर एक पर्सन से हेलो हाई करता है, बहुत ज़्यादा जो हैप्पीनेस वाला पर्सन है, ऐसे लोग जो हैं वो उनका क्या होगा, उनकी एक सेल्फ स्टीम और सेल्फ इमेज बन जाएगी। अपने आप को वो थोड़ा लोगों से डिफरेंट तो वो समझेगा कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ, लेकिन मैं इन सब लोगों के बराबर इक्वलिटी में काम कर सकता हूँ। कोई पर्सन अगर 10 किलो का डंबल उठा रहा है तो मैं 10 किलो का डंबल उठा सकता हूँ, यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और एक डिफरेंटली एबल्ड जो ह्यूमन बीइंग है जिसको स्पेशल नीड की जरूरत है, वो बंदा अगर डंबल उठा रहा है 10 केजी का और एक नॉर्मल बंदा 10 केजी का डंबल उठा रहा है, तो उसका जो एक सेल्फ इमेज जो है, सेल्फ स्टीम, आत्मविश्वास जो है उसका वो बढ़ जाएगा कि जब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स इतना सब कुछ कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर कोई ऐसे डिफरेंस नहीं है और मैं भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की तरह सब लोगों के बीच में सर्वाइव कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। रिड्यूस द लेवल ऑफ, नेक्स्ट जो हमारा है वो है रिड्यूस द लेवल ऑफ anxiety stress and टेंशन। अगर किसी पर्सन को, जनरल सी बात है, जो पर्सन स्पोर्ट्स में होगा, जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करता रहेगा, उसका मेंटल जो है वो बहुत ज़्यादा, माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेश मोड में रहता है। तो जनरल सी बात ये इनके ऊपर भी लागू होती है, जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, जो फिजिकली जिनको स्पेशल नीड की जरूरत होती है, वो लोग भी जनरली अगर एक ही जगह बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहेंगे, कभी किसी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और वो फिजिकल डिसेबल हैं और वो बार बार अपने बारे में इस तरह की बातें सोचते रहेंगे, तो वो लोग मेंटली क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और एंग्जाइटी बनी रहती है, चिंता उनके माथे में लगी रहती है और बहुत ज़्यादा वो टेंशन में रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी इनसे रिड्यूस, क्योंकि उनको लगेगा कि हम भी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल पर्सन हैं सब लोगों की तरह। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इस तरह बात कर चुके हैं वैसे तो, इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वो सब लोगों के साथ मिलेगा, सब लोग उसके बारे में जानेंगे और सब लोग उसके बारे में पूछेंगे कि ये भी इतनी एक्टिविटीज़ कर लेता है, कितना बढ़िया तरीके से सब एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर लेता है, तो लोग भी उससे साथ बात करना पसंद करेंगे, अच्छा लगेगा। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील नहीं करे, बहुत ज़्यादा लेजी नहीं हो, एक जगह कॉर्नर में बैठा नहीं रहे, हमेशा एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करता रहे। सारे जैसे ग्रुप चूजन, लीडरशिप क्वालिटीज़ और ये सारी जो चीज़ें, उन सब एक्टिविटीज़ के अंदर वो रेगुलरली अगर थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करता रहे और धीरे धीरे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करे, तो उसका जो सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जिसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि लोग उसी को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। और इसके बाद एक और पॉइंट की अगर बात करें तो वो अपना रहेगा कि नेक्स्ट जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। हमारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको वो रिड्यूस करेगा, हमारी हेल्थ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। तो हम इन सब चीज़ों के साथ ही हमारे क्या कर सकते हैं, हमारी जो ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ की क्या है एडवांटेजेस हैं कि किसी पर्सन को अगर आपको ठीक करना है, अच्छा करना है, तो आप किस तरह से उन लोगों के साथ अच्छा बिहेव करके, अच्छे उनको किसी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करवा के और उनके बिहेव को ज़्यादा मच बेटर कर सकते हैं। मतलब नेक्स्ट वन आपके पास आता है इसके अंदर, जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट, थर्ड टॉपिक, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारी आज की इस यूनिट का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट इसके अंदर टॉपिक है कि स्ट्रेटजीज
strategies to make physical activities accessible for children with स्पेशल नीड्स। इसके अंदर जो मेन चीज़ आएगी, सबसे पहला तो आएगा हमारे पास मेडिकल चेकअप। सेकेंड हमारे पास आएगा फिजिकल activities must be based on interest of child। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आएगा equipment related to physical activities should be according to need। फोर्थ हमारे पास आएगा specific environment should be provided, then rules should be modified according to need। इट मीन्स हमारे पास जितने भी हम एक्टिविटीज के अंदर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के अंदर आज हमने जो बात करी है वो है सबसे पहला डिसेबिलिटी एटिकेट्स, देन आफ्टर दैट एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर द स्पेशल नीड या स्पेशल चिल्ड्रंस, देन आफ्टर दैट लास्ट वन हमारे पास स्ट्रेटजीज टू मेक द फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर द चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड। यानी किस तरह का हम प्लानिंग कर सकते हैं स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए, किस तरह का हम प्रोग्राम सारा सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट हमारा मेडिकल चेकअप। जब हमारे पास कोई स्पेशल नीड का बच्चा आता है तो सबसे पहले भी उसका प्रॉपरली मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए कि इसको किस तरह की नीड है, किस तरह की इसके अंदर डिसेबिलिटी है, किस तरह की इसके अंदर वीकनेस है, किस तरह की इसके अंदर स्ट्रेंथनेस है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें किसके थ्रू पता चलेगा, हमें मेडिकल चेकअप के द्वारा पता चलेगा। और मेडिकल चेकअप के थ्रू ही हम उसकी सारी स्ट्रेंथनेस के बारे में जान सकते हैं कि वो कितना जो है वो कर सकता है किसी भी एक्टिविटीज़ वगैरह के अंदर प्रॉपर तरीके से। देन आफ्टर दैट सेकंड वन आता है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ मस्ट बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर किसी भी पर्सन को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, स्पेशल नीड वाले पर्सन को, तो हमें जो रूल्स रेगुलेशंस हैं या हमारा जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जिसके अंदर उस स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट को या पर्सन को नीड हो, हमें उसी के अकॉर्डिंग उन एक्टिविटीज़ के अंदर उसको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। हर सभी एक्टिविटीज़ के अंदर उसको पार्टिसिपेट नहीं करवाना चाहिए। देन आफ्टर दैट आता है नेक्स्ट वन, इक्विपमेंट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अकॉर्डिंग टू नीड। अब हम जो इक्विपमेंट उन लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं वो इक्विपमेंट भी उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी
पावर के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ, अगर कोई पर्सन अगर मान लीजिए 400 ग्राम का जो बैट है वो उठा सकता है या पुट कर सकता है उसको, लेकिन हमने उसको दे दिया 700 ग्राम का, तो वो उसको प्रॉपर तरीके से उसको वेट ही नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि हमें उनकी सारी एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमें उनकी पावर, कैपेसिटी, लिमिटेशन, एबिलिटीज, सब चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। तभी उनको जब हम इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाएंगे तो वो प्रॉपर अपना जो है वो इन एक्टिविटीज़ के अंदर अपना 100% रिजल्ट जो है वो शो कर पाएंगे। अदरवाइज वो अपने जो है 100% शो नहीं कर पाएंगे और थोड़े टाइम के बाद उनका इंटरेस्ट भी उसके साथ खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके लगेगा हमारे लिए ये ज़्यादा यूजलेस है। देन आफ्टर दैट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइड, उन लोगों के लिए स्पेसिफिक तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए हमें, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई करके सारा उसको एनवायरनमेंट को वो इन्जॉय कर सकें। ज़्यादा वहाँ पे उन लोगों को बोरियत फील नहीं हो, ज़्यादा वहाँ पे वो अपने आप को अलोन फील नहीं करे। इस टाइप की एक्टिविटीज़ के अंदर इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्लस आसपास का एनवायरनमेंट भी कुछ इस तरीके का होना चाहिए ताकि वो लोग वहाँ पे अपने आप को एंजॉय कर सके, और जब वो पर्सन वहाँ पे अपने आप को एंजॉय करेगा तभी वो अपने एफर्ट्स जो है वो 100% वहाँ पे शो करेगा। लास्ट में हमारे पास आता है कि रूल्स शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू नीड, और रूल जो है वो उनके हिसाब से होना चाहिए। किसी पर्सन की क्या एबिलिटी, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि वो अगर वो हिट करता है और बॉल जो है वो 40 मीटर तक दूर जा सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, तो हमें बाउंड्रीज जो है वो 40 मीटर की ही बनानी चाहिए, ताकि वो पर्सन जब हिट करे, जब बॉल बाउंड्री के बाहर जाए 6 या 4, तो वो उस पर्सन जो है उस चीज़ को एंजॉय कर सके कि मैं भी ये चीज़ इजीली कर सकता हूँ। यानी कि हमें रूल्स रेगुलेशंस भी जो है वो सारे के सारे मॉडिफाई करने चाहिए और बनाने चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? जो हम इन बच्चों को जिस तरह की नीड होती है हमें उसी के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर था फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर द CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई दिक्कत आती है या किसी टॉपिक की वीडियो आप चाहते हो कि थोड़ा समझ में नहीं आया है और आप इस टॉपिक की अगर मैं चाहते हो कि वीडियो दोबारा बनाऊं, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे मैसेज करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए दोबारा वीडियो अपलोड कर सकूं मेरे YouTube चैनल पे। अपने इस चैनल को अच्छे से आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और मुझे अपने रिव्यूज़ कमेंट्स में देते रहें कि आप लोगों को कितना ठीक लगा वीडियो, कितना था, कैसा लगा आप लोगों को, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मेरी एफिशिएंसी है वो कितना इम्प्रूव मैं और उसको कर सकता हूँ या कितने उसके अंदर और ज़्यादा ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, देन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स एंड चिल्ड्रंस, जिसकी बात हम बात करेंगे नेक्स्ट 5th चैप्टर की, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय, थैंक यू।